डियर स्टूडेंट्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जीआईके के टेस्ट में जो क्वेश्चन रिपोर्ट हुए हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन में, वो सारे आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। एक चीज़ याद रखें, हमेशा बताता हूँ, क्वेश्चन का पता होना इज़ वन थिंग, लेकिन उनको सॉल्व कैसे करना है, सही आंसर तक कैसे पहुँचना है, उसके ट्रिक्स क्या हैं, कैलकुलेशंस क्या हैं, इनका पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस डिस्कशन के अंदर आपको हमेशा मिलती है। एक और चीज़ याद रखें, एंटी टेस्ट में ऑप्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चारों ऑप्शंस को देखना, उनके बाद सही ऑप्शन तक पहुंचना, सही आंसर फाइंड आउट करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एंटी टेस्ट। तो लिहाजा हमारी डिस्कशन के अंदर जो खास बात आपको मिलती है वो यही है कि क्वेश्चन कंप्लीट मिलते हैं, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के साथ उनके राइट आंसर्स हैं, उनको सॉल्व करने के तरीके ट्रिक्स हैं। ये यूनिकनेस है जितने भी किप्स के एंटी स्पेशलिस्ट आपको पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, पास्ट डेज के क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं जी। हाँ जी, इंटीग्रेशन करनी है। अब ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो मेरे लेक्चर्स अगर आप देखते हैं तो मैं हमेशा बता रहा होता हूँ कि ये क्वेश्चन टेस्ट में आने ही आने, रिपीट हो रहे होते हैं, और एक क्वेश्चन जीएके के टेस्ट में पहले भी बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है। इसका तरीका क्या है, सिंपल मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर ही देखें, एक्स आपको नज़र आ रहा है, आप इसकी फॉर्म चेंज कर लेंगे। फॉर्म चेंज करके इसको यूँ लिख लेंगे, एक्स को शिफ्ट कर दें न्यूमरेटर में, स्टूडेंट से बनेगा 1/x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एक्स। अब इस तरह लिखने से फ़र्क क्या पड़ता है कि आपको नज़र आता है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन गया। तो रूल आपने पढ़ा इंटीग्रेशन का कि फिर आप डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, दिस बिकम ln ऑफ x और प्लस c लिख लें, दैट्स गुड। तो अल्फा इसका आंसर बन रहा है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज अपीयर्स इन जीआईके टेस्ट एट लीस्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे तो द एरिया अंडर द कर्व। अब ये वो क्वेश्चन है कि एरिया अंडर द कर्व बताएं, अबव एक्सिस बताएं। ये मेरे लेक्चर्स में आप देखेंगे बहुत दफ़ा आपको क्वेश्चन मिल रहा होगा एरिया अंडर द कर्व का। और ये जो फॉर्म है, स्पेसिफिकली ये वाली जो फॉर्म है, ये खास तौर पे मैंने एक्सप्लेन की होती। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा बताता हूँ। तरीका इसका मैं ये बताता हूँ कि देखें, ये जो लिखा है ना y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली अ सेमी सर्कल। यही समझा रहा होता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर कि ये सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ वो ये होती है कि आप इसको दोबारा से याद कर लें कि y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये समझाता हूँ कि याद रखें, ये हमेशा रिप्रेजेंट कर रही है सेमी सर्कल को। इसी को जब आप इससे कंपेयर करेंगे बात आपको समझ आ जाएगी। फिर ये बताता हूँ कि ये जो सेमी सर्कल है, इसमें जो रेडियस है, वो ये जो ए कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या होता है, इसका रेडियस। तो फिर आपको यहाँ पर समझ आएगी कि अच्छा, ये जो कांस्टेंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है 1, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, इस सेमी सर्कल के रेडियस को। अब आप सोच रहे हैं कि बात एरिया की हो रही है, तो एरिया यूजुअली आप कैसे कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन के साथ करते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं इंटीग्रेशन के साथ, लेकिन जो बात मैं समझा रहा हूँ ये इसका शॉर्टकट है, इसका ट्रिक है कि आप डायरेक्ट अपने आंसर तक जल्दी से पहुंचें। ठीक है जी, इंटीग्रेशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। ये सारा इस वक्त जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बेसिकली ट्रिक्स है जो समझा रहा हूँ। अच्छा, अब अभी तक जो बात मैंने आपके साथ कर दी है, उस बात को अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर बनाकर दिखाऊं, तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि बेसिकली ये मेरे पास एक सेमी सर्कल है स्टूडेंट्स, और इसका जो रेडियस है अभी तक मैं बता चुका हूं वो कितना है, 1 यूनिट है। और आप इसको ले लें एक्स एक्सिस, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, राइट। अब आपने क्या करना है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है, दिस वन, ये वो एरिया है स्टूडेंट जो बेसिकली आपने फाइंड आउट करना। अब आपको मेरी बात समझ आ रही है कि एक्चुअली सिचुएशन ये है कि बजाय ये कि इसको इंटीग्रेट करें, आप एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करें ना। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब आप उसे क्या करने जा रहे हैं, हाफ करने जा रहे हैं। जब आप उसे हाफ करें तो रेडियस मेरे पास ऑलरेडी कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर बाई 2, तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, पाई बाई 2। सो बाज़ का टेस्ट में क्वेश्चन आता है और आप इसको नोट भी कर लें, यही सारा क्वेश्चन होगा और वो कहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा उस केस में आपको समझ आती है, मैं हमेशा समझा रहा हूँ तो ये बातें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा स्टूडेंट, फिर आप सिर्फ इतना एरिया फाइंड आउट करेंगे। जब आप इतना एरिया निकालेंगे तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल को 4 पे डिवाइड कर लें, यहाँ पर 2 पे डिवाइड किया तब 4 पे डिवाइड कर लें। अल्टीमेटली आप ऑप्शन में देखते हैं पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट आपको इसका आंसर मिलता है। अगर उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता तो फिर अल्फा इसका आंसर बन रहा होता। सो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं की, बल्कि आपको ये बात याद करवा रहा हूँ कि ये जो फॉर्म है क्वेश्चन की, इसको देखें, दिस इज बेसिकली अ सेमी सर्कल, और रेडियस जो है वो ये कांस्टेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है जी, यही बातें हैं, यही ट्रिक्स हैं जो डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं आप लोगों को। जब आप किप्स के लेक्चर पढ़ लेते हैं और जब टेस्ट में क्वेश्चन भी आता है तो कॉन्फिडेंस भी है और ट्रिक्स भी पता है और क्वेश्चन टाइमली भी हो रहे हैं, सही तरीके से हो रहे हैं, विद ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पर समझा भी रहा होता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट में जो आया, दैट इज इंटीग्रेशन।
अब इसमें उसने क्या पूछा हुआ है, वैल्यू ऑफ के पूछा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जीआईके के टेस्ट के अंदर देयर आर फ्यू क्वेश्चन जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। इस चीज़ को नोट कर लें कि जीआईके में कैलकुलेशन क्वेश्चन जो बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ जाते हैं। और इसका कमाल ये होता है कि जब आप क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ कर रहे होते हैं, आप अपना टाइम सेव कर रहे होते हैं। टाइम सेव करने का मतलब फिर आप उन क्वेश्चंस को एलोकेट कर रहे हैं टाइम जो थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आते हैं टेस्ट में। आपका टेस्ट अगले दिनों में अगर आ रहा है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि वहाँ पर यू हैव टू डू कैलकुलेशन विद सम क्वेश्चंस, राइट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आपको समझ आ गई कि आपने बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप देखें कि इंटीग्रेशन डेफिनेट आपने कर लेनी, वो आप कर लेंगे। और जो के आपने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, याद रखें उसके साथ एल एन लगा हुआ है। तो एल एन की वजह से आर्गूमेंट पे रिस्ट्रिक्शन होती है, आप सबको पता है। एक तो के नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि एल एन नेगेटिव का तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। दूसरी बात, यहाँ पर के जो है वो कहीं पर जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एल एन ऑफ जीरो भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो के निकालना है, के साथ लॉग लगा हुआ है, एल एन लगा हुआ है, उसकी अपनी रिस्ट्रिक्शन है। जरा ऑप्शंस को देखिएगा। मेरी इस बात को समझने के बाद आपको समझ आती है कि बीटा तो कभी भी इसका आंसर नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर -1 है। अभी आपको समझाया कि के साथ एल एन है तो ये माइनस तो हो नहीं सकता। अच्छा, चार्ली ऑप्शन को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा चार्ली ऑप्शन भी सारी की सारी क्या नेगेटिव है। सो अगेन दिस कैन नॉट बी द आंसर। ऑल ऑफ दिस किसी सूरत नहीं बन सकता। अब आपको समझ आ गई कि एक छोटी सी बात, एक छोटा सा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझने से आपने बगैर किसी कैलकुलेशन के एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ की और बीटा चार्ली डेल्टा इसके आंसर नहीं बनते। अल्टीमेटली आपको बगैर किसी कैलकुलेशन के समझ आ गया कि अल्फा इसका आंसर है। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैं सिखा रहा होता हूँ, आपको ट्रेन कर रहा होता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर कि जब क्वेश्चन को केयरफुली आप पढ़ते हैं, के निकालना है, लॉ की वजह से के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई। ऑप्शन ऐसी बनी होती हैं कि आप इजीली उसको जज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखा रहा हूँ अगर कैलकुलेशन पे आप जाएंगे। सो यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, बेसिकली 2 बन जाएगा। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इसको अल्टीमेटली 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। अब मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आप समझे कि यहाँ पर बेसिकली 2 आ चुका है और यहाँ पर भी स्टूडेंट 2 आ चुका है। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का लॉग लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है जी, 2x - 1 और इसके ऊपर लिमिट्स आ गई हैं। जो लिमिट्स हैं क्वेश्चन में वो हैं 0 से लेकर k तक इज इक्वल्स टू और ln ऑफ k राइट हैंड साइड पे। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। अब आप क्या करेंगे, आप इसे कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू करेंगे, आपको सबको समझ आ गई कि आप इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे। जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करें, लोअर लिमिट अप्लाई करें, इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। बट जिस तरीके से मैंने बता दिया है शुरू में, वो तरीका अगर आप देखें तो आपका आंसर फिर भी यहाँ से अल्फा बने, लेकिन मैंने एक दफ़ा आपको कैलकुलेट करने का भी तरीका समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये क्वेश्चन में जीआईके के टेस्ट का स्पेशल क्वेश्चन है, पहले भी कई दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, आया हुआ है टेस्ट में, फिर आ चुका हुआ है। अब इसके ऊपर देखें आप, यहाँ पर स्क्वायर है। आप सब समझते हैं कि साइन एक्स के ऊपर होल स्क्वायर हो, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। कहना मैं चाहता हूँ कि असल में इसकी फॉर्म क्या है, ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स। फिर आप जानते हैं कि मैथमेटिकली बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड। तो फिर आप इसकी पावर को इसमें ऐड कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स और फिर डी एक्स। अब आप सबको पता है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ पर ये फॉर्म बन जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ई की इंटीग्रेशन को ई ही कंसिडर करते हैं और मिस्टेक करके अल्फा आंसर कर देंगे। तो केयरफुल रहें, ई की इंटीग्रेशन ई नहीं होती, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई रेज टू पावर एक्स, जिसमें इंटीग्रेशन सेम होती है। ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स होती है। ई एक कांस्टेंट है, तो ई को आपने ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप किसी कांस्टेंट को ट्रीट करते हैं। कांस्टेंट के लिए आप क्या करते हैं कि कांस्टेंट को आउट करें, यहाँ से बाहर करें, यहाँ बचेगा 1, तो 1 को आपने इंटीग्रेट करना है। आप सब जानते हैं कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑप्शन में देखें बीटा इसका आंसर है। सो पहले टेस्ट में जब ये क्वेश्चन आया तो इसके साथ लिमिट्स भी लगी हुई थी, तो आप ये देख लें अगर लिमिट्स आ जाएं, डेफिनेट इंटीग्रल बन जाए, तो ये इसका आंसर, इसके ऊपर आप लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। दिस कैन बी डन। एक और सिचुएशन आप देख लें कि अगर ये फॉर्म, इस क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो यूँ बनी हो कि ई रेज टू पावर साइन एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर जो है वो एक्स के ऊपर आ जाए। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको इस तरीके से भी रिपोर्ट किया। अच्छा, उसको भी बता देता हूँ, अगर ये वाली फॉर्म बन जाए और ई रेज टू पावर कॉज एक्स स्क्वायर बन जाए, दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी। अब आप रूल तो अप्लाई कर लेंगे कि बेस सेम है, पावर्स को आपने ऐड करना है, तो आप कर लेंगे इसको साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉज एक्स स्क्वायर।
प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आएगी कि ये जो फॉर्म बन गई है एम्बिगुअस फॉर्म बन गई है। अब आपके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी स्ट्रेट अवे तो नहीं है कि आप साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर को किसी में कन्वर्ट कर लें। अगर आप कन्वर्ट कर भी लें, अगर मैं किसी आइडेंटिटी को यूज़ कर भी लूँ, तो अल्टीमेटली मेरे पास कोई ऐसी फॉर्म बनती है जो एम्बिगुअस फॉर्म है, जिसका डायरेक्ट जो डेफिनेट इंटेग्रल है उसको फाइंड आउट करना शायद इतनी आसानी से या पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखें, नो एलिमेंट्री एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट। तो समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये वाली फॉर्म आपको नज़र आती है दोबारा, तो इस फॉर्म के केस में जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा नो एलिमेंट्री एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट इस फॉर्म के लिए, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो क्वेश्चन आता है वो इस फॉर्म के ऊपर होता है, तो मैंने आपको ये वाली फॉर्म भी बता दी। तो ओवरऑल मैंने इसका पूरा एनालिसिस करके दे दिया है कि जिस तरह से भी क्वेश्चन हो यू कैन हैंडल इट, यू कैन डू इट, राइट। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट में उसमें कहा जी इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन दिस वन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू। दो बातें मैं समझाता हूँ। एक तो मैं कहता हूँ कि सेट के अंदर बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, आप सारी की सारी याद नहीं कर सकेंगे। बेसिक जो होती हैं वो तो हमने याद करनी होती, सारी याद नहीं होती। अच्छा, तो फिर जब आपको आइडेंटिटी याद नहीं तो आप क्या करेंगे? ट्रिक इसका क्या होता है? ट्रिक हमेशा समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चंस के लिए, वेन डायग्राम बनाएं। तो वेन डायग्राम इज़ अ वेरी गुड ट्रिक, वेरी गुड शॉर्टकट फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि सेट्स में आते हैं, जिसमें आइडेंटिटी आपने बतानी होती है। याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर आप स्पेसिफिकली इसको देखेंगे, अगर मैं इस केस में बता दूं, टेस्ट में जो क्वेश्चन आया कल, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, स्टूडेंट स्पेशल आइडेंटिटी है, इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है जी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स भी कहते हैं। नाम आपको नहीं पता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असल चीज़ ये कि आपने ऑप्शन में सही आंसर तक पहुंचना है। चलें शुरू करते हैं इसको। अब जब मैंने आपसे कहा कि वेन डायग्राम की तरफ जाएं, तो मेरे पास ए सेट है और बी सेट है। मैं यूं कर लेता हूं कि ये मैंने बना लिया ए सेट और ये मैंने बना लिया बी सेट, राइट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ए माइनस बी। आप सब जानते हैं कि ए माइनस बी का मतलब होता है वो एलिमेंट जो ए में हैं और बी में नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एलिमेंट, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी। अच्छा, दूसरी बात आपने क्या करनी? बी माइनस ए निकालना है। अब जब मैं बी माइनस ए की बात करूंगा, आप सब समझते हैं दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ कहाँ नजर आएंगे? ये वो एलिमेंट हैं जो बी के हैं और ए के नहीं हैं। तो मैंने आपको ए माइनस बी भी दिखा दिया, मैंने आपको बी माइनस ए भी दिखा दिया, और फिर आपने क्या करना है? इनका बीच में क्या लगा हुआ? यूनियन। अब यूनियन करने का मतलब ये होता है कि इन दोनों के सारे एलिमेंट्स कंसिडर कर लें। तो मतलब आपने ये वाले एलिमेंट्स भी ले लिए सारे जो ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाए हैं, और ये एलिमेंट भी आपने कंसिडर कर लिए जो आपको मैंने येलो कलर में दिखाए हैं। जो चीज़ आप नहीं कंसिडर करें वो कौन सी नहीं करें? दरमियान में जो आपको नज़र आ रही है, ये दरमियान का जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपको नहीं चाहिए इस पूरे केस के अंदर, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि ये वाला जो पार्ट है दरमियान वाला रेड कलर में, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये बन गई इसकी वेन डायग्राम, यू आर गेटिंग इट। अब आप देखें ऑप्शंस की वेन डायग्राम बनाएं। जो ऑप्शन आपको ये वाली वेन डायग्राम दे दे वो इसका आंसर बन जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर मैं डायरेक्ट शुरू कर लूँ आपके साथ, तो मैं कहता हूँ, मैं हमेशा ये काम करता हूँ कि मैं ऑप्शंस में आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करवाता होता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में, और हमेशा आपको समझाता हूँ कि चारों ऑप्शंस को पढ़ना ज़रूरी है। ये बेसिक ट्रेनिंग है जो हम देते हैं स्टूडेंट्स को। जब आप बस किसी क्वेश्चन की ऑप्शन ही नहीं मिल रही आपको, तो फिर ट्रेनिंग तो इनकम्प्लीट होगी, आपकी बात तो नामुकम्मल है। तो यही मैं समझाता हूँ कि हमारी जो डिस्कशन सीरीज़ है इसकी यही इंपॉर्टेंस है कि दिस इज़ विद ऑप्शन एंड कंप्लीट क्वेश्चन, राइट। अब मैं आपसे कहता हूँ आप खुद डिसाइड कर लें कि क्या डेल्टा इसका आंसर हो सकता है। आप कहेंगे नहीं हो सकता, डेल्टा तो एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है इस ब्लू और इस येलो पार्ट को। ये बात क्लियर होगी। फिर मैं आपसे कहता हूं क्या ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहीं सर नहीं कर रहा, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, जबकि मैंने दरमियान में यहां पर क्या किया हुआ है? रेड पोर्शन को निकाल दिया हुआ है, क्योंकि वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली जो वेन डायग्राम आप देख रहे हैं। तो फिर ये इसका आंसर जो है इन ऑप्शन में चार्ली भी नहीं हो सकता। फिर आप बीटा देखेंगे तो बीटा भी इसका आंसर नहीं बनता, क्योंकि बीटा ए इंटरसेक्शन भी है। अब ए इंटरसेक्शन भी रिप्रेजेंट किससे कर रहा है? इस रेड पार्ट को, ओवरलैप को, और ये रेड पार्ट ही मैंने क्या कर दिया हुआ है? एलिमिनेट कर दिया हुआ है। तो देखें, आप इंटेलिजेंटली जब चलेंगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा फिर एक ही बात रहेगी है कि अल्फा ही इसका आंसर बनना है। अब अल्फा को एक दफ़ा तसल्ली करके वेन डायग्राम से दिखा भी देता हूँ। अब दोबारा जब आप अल्फा के ऊपर वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये ए सेट है और ये बी सेट है, राइट। मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है? ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। अब आप सब जानते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो आप देखें मैं दोनों को शेड कर दिया, ये सारा ए यूनियन बी मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, मैं कहता हूं इस पूरे में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को।
अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, अभी आपको समझाया मैंने। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये दरमियान वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, जिसको मैं फिर से शेड कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो बात ये हो रही कि ए यूनियन बी ये सारा था, इसमें से माइनस कर दें, निकाल दें ए इंटरसेक्शन बी को, इसको निकाल दें। जब इसको निकाल देंगे तो स्टूडेंट बाकी क्या बचेगा, बाकी वही बचेगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपको रिक्वायर्ड था, यानी ए का कुछ पोर्शन आपको मिलेगा और बी का कुछ पोर्शन मिलेगा जो यहाँ पर दिखा है। तो बात आपको ये समझ आ रही कि वेन डायग्राम जो आपने क्वेश्चन की बनाई थी वही वेन डायग्राम आपकी अल्फा ऑप्शन की बन रही, यही इसका आंसर बनेगा। और दूसरा तरीका जो आपको समझाया वो ये कि आप कुछ भी ना करते, कम से कम अगर आपने ये वेन डायग्राम ड्रॉ किया तो आपको समझ आती है कि बीटा इसका आंसर नहीं है, चार्ली इसका आंसर नहीं और डेल्टा इसका आंसर नहीं, लिहाजा अल्फा इसका आंसर है। तो इंटेलिजेंटली आपने चलना होता है, इंटेलिजेंटली अपनी ऑप्शन को देख के तो फिर आप क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर रहे थे। वैसे आखिरी बात आपको बता दूं कि ये चूंकि मैंने कहा ना सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी कहते हैं इसको, ये एज अ फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। नहीं याद फॉर्मूला कोई बात नहीं, ट्रिक लगाएं, वेन डायग्राम लगाएं, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट में से आगे। लिमिट के बारे में हमेशा समझाता हूं कि हर टेस्ट में इसमें से क्वेश्चन आता है, आप भी नहीं, आप देख भी रहे हैं, सारी डिस्कशन सीरीज आप देख रहे हैं। अच्छा, तरीका ये बताता हूं हमेशा कि लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करें। लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करके देखेंगे तो न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में भी क्या आगे 0, 0/0 फॉर्म का ट्रिक अब आप सबको पता है, डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग करें, डिनोमिनेटर का अलग करें। न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लेंगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 बनेगा, एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 एक्स स्क्वायर रूट, साइन की मिस्टेक नहीं करनी, 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1 -1 हो जाएगा। साइन गलत करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, केयरफुल होना है। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, 4 यहाँ अप्लाई करेंगे तो बनेगा 1/4 बेसिकली, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 × 2 4। आप देखें नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑप्शन में देखें अल्फा इसका आंसर बनेगा। बस साइन की मिस्टेक ना करें, बाकी काम आपको आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो इसको भी डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, टेस्ट में बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो केयरफुली देख लें कि इसका डेरिवेटिव ln का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और x की जगह पर उसका आर्गूमेंट ये है। फिर इसका आपने अलग से डेरिवेटिव करना है, तो ln ऑफ x डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये इसकी फॉर्म बनेगी। ऑप्शन में आप देखें तो डेल्टा इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट आप देखें, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 7th 8th एंड 9th टर्म्स आर A B C, 7 8 9 टर्म इसकी, विच वन इज ट्रू। अब आप सबको पता है कि A B C ये उसने कहा हुआ है आपको कि 7th 8th और 9th टर्म है, ये बेसिकली कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो आप सबको पता है कि जो मिडिल टर्म होगी वो बेसिकली क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी मीन, ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आप सबको पता है वो क्या होता है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू दो नंबर्स के दरमियान आप उससे कहते हैं AB स्क्वायर रूट। यही काम आप यहाँ पर अप्लाई कर दें, यहाँ पर करेंगे तो जो मिडिल टर्म है ज्योमेट्रिक मीन है, ये बराबर किसकी होगी AC स्क्वायर रूट के। चूंकि आपकी ऑप्शन के अंदर पावर्स दी हुई, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लें तो क्या बनेगा B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है कि ABC कंसेक्यूटिव टर्म है, तो जो मिडल में टर्म आ रही है वो बेसिकली मीन टर्म है, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन बन रही है। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस पैराबोला। पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालने इस पॉइंट के ऊपर। आप सब जानते हैं कि नॉर्मल कहते किसे हैं, जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आप पहले स्लोप ढूंढेंगे, और स्लोप नॉर्मल की कैसे आएगी कि पहले आप टेंजेंट की स्लोप निकालें। अभी मैंने कहा कि नॉर्मल परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर, जब टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे तो फिर जब लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। अच्छा, टेंजेंट की स्लोप कैसे आएगी, उसका तरीका आप सबको पता है कि आप डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट करते हैं, ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, और यहाँ y स्क्वायर था बेसिकली 2yb आएगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 4a। सो स्टूडेंट dy/dx इज इक्वल टू, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2a/y ये डेरिवेटिव है। अब आप इस डेरिवेटिव में अगर पॉइंट पुट करें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो y की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, दिस वन। सो 2a एंड दिस इज 1। ये क्या निकला स्टूडेंट, स्लोप। किसकी स्लोप आई है, टेंजेंट की। मैं बात इसी कर रहा हूँ नॉर्मल की, तो याद रखें नॉर्मल की स्लोप चूंकि वो इस पर परपेंडिकुलर है तो वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। सो अब आप देखें नॉर्मल की स्लोप क्या आ गई, -1। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या यूज करने जा रहे हैं, y - y1 mx - x1। व्हाट इज दिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा ना आपने,
तो y1 यहाँ पर क्या है मेरे पास 2a, स्लोप मेरे पास m-1, नॉर्मल की यूज़ करनी, टेंजेंट की नहीं करनी, और उसके बाद x माइनस x1, तो x1 की जगह पर क्या आ जाएगा a। सो दिस इज़ योर आंसर। अब आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, जब आप इसको रीअरेंज करेंगे दिस इज x प्लस वाई माइनस 3a इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो लेट्स गो टू द ऑप्शन में जाकर देखते हैं, तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला का क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी कॉनिक्स में भी आ सकते हैं। सो इसको आप कैलकुलेट करना समझ गए हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा ln ऑफ x की इंटीग्रेशन, बहुत दफ़ा टेस्ट में आता है क्वेश्चन। अब इसका तरीका आप सबको पता है कि यहाँ पर आप क्या रखेंगे 1, इसको लेंगे आप फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, और स्टूडेंट्स आप करेंगे बाय पार्ट्स को इंटीग्रेट। मैं क्या समझाता हूँ कि ln ऑफ x की इंटीग्रेशन को याद कर लें एज अ फार्मूला x log x माइनस x इसका आंसर होता है। सो अगर आप ऑप्शन में जाएंगे चार्ली का आंसर बनेगा x ln ऑफ x माइनस x, इसको प्लीज़ आप याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है, एट्थ टर्म दी हुई एचपी में। यू नो दैट कि जब भी क्वेश्चन एचपी में आता है तो आप इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एपी में कन्वर्ट करते हैं। नाइन्थ टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, तो फिर एपी के अंदर क्या होता है जी, रेसिप्रोकल लेते हैं। फर्स्ट टर्म एपी के अंदर क्या बनेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेसिप्रोकल -3। एट्थ टर्म एपी में रेसिप्रोकल यहाँ से क्या बनेगा 8, एंड यू हैव टू फाइंड द नाइन्थ टर्म इन एचपी एक्चुअली, लेकिन हम पहले एपी में निकाल रहे हैं। ट्रिक आपको याद है, नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो डी निकालने का ट्रिक हमेशा समझाता हूं, और वो ट्रिक क्या है कि आपने इसकी पोजीशन में से इसकी पोजीशन को माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके साथ डी लगा दें, फिर इसमें से इसको माइनस कर दें, तो 8 माइनस -3। इसका फ़ायदा हमेशा समझाता हूँ कि अपने माइंड में कैलकुलेट करें, कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट निकल आता है। सो ये क्या बनेगा 7d इज इक्वल टू 11। सो फाइनली कॉमन डिफरेंस आ गया 11/7, हो गया ना। अब आपने क्या करना है, नाइन्थ टर्म निकालनी है। तो एपी में नाइन्थ टर्म निकालने का तरीका हमेशा आपको बताता हूँ। ये मेरे पास है एट्थ टर्म क्वेश्चन में, तो अगर मैं एट्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर लूँगा तो बाय डेफिनेशन वो क्या बनेगी, अगली टर्म आ जाएगी। अगली टर्म कौन सी, नाइन्थ टर्म है, ठीक है जी। सो मेरे पास कैलकुलेशन सारी पड़ी हुई है। एट्थ टर्म मेरे पास क्वेश्चन में 8 है, कॉमन डिफरेंस निकाल चुका हूँ 11/7, 7 8 56, 56 में 11 प्लस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 67। याद रखें 67/7 अगर ऑप्शन में कहीं नज़र आ रहा है आपको तो ये इसका आंसर नहीं है, जल्दी में गलती हो जाती है। क्या गलती हुई है, ये सारा का सारा किस में कैलकुलेट हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आपका क्वेश्चन किस में है, आपका क्वेश्चन है बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो आप सबको पता है कि जो आपका आंसर है वो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो एचपी के अंदर जो आपने नाइन्थ टर्म निकालनी स्टूडेंट्स, वो बनेगी 7/67। सो ये गलती आपने नहीं करनी, अल्फा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आते हैं जी, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा गोज टू इन्फिनिटी। कई बच्चों ने इसका आंसर अगर जल्दी में 1 कर दिया है तो वो गलत इसका आंसर है। मेरे लेक्चर आप उठा के देखें, इस बात को बड़े ख़ास तौर पे समझाता होता हूँ कि याद रखें जब लिमिट इन्फिनिटी पे जा रही है तो फिर इसका आंसर 1 नहीं होता। तो बेसिकली जो इसका आंसर है वो आंसर इसका होता है 0। एक तो आप एज अ रिज़ल्ट इसको याद कर लें डायरेक्ट, ठीक है जी। ये कैसे 0 आता है, मैं हमेशा समझाता हूँ कि जब आप यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने पर स्टूडेंट क्या बनेगा, साइन ऑफ इन्फिनिटी। मिस्टेक ये होती है कि याद रखें साइन इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी नहीं होता। साइन इन्फिनिटी मैं हमेशा समझाता हूँ, इसको नोट कर लें कि इसका मतलब होता है एनी वैल्यू बिटवीन एंड इक्वल टू -1 एंड +1। यानी आप सबको पता है कि यहाँ पर एंगल में आप कोई भी वैल्यू रखें, साइन की एंगल में कोई भी वैल्यू रखें, इसका आंसर जो होगा वो हमेशा क्या होता है, -1 से लेके +1 तक। ये इसका आंसर रेंज आपने पढ़ी हुई है। तो ये बात क्लियर होती है कि जब आप साइन इन्फिनिटी करते हैं, कॉज इन्फिनिटी करते हैं, जो भी आंसर होगा वो इस इंटरवल में होगा। एग्जैक्ट क्या होगा ये नहीं पता, एग्जैक्ट क्या ये नहीं पता, लेकिन होगा इसके अंदर ही कोई नंबर ही होगा, इसके अंदर होगा। और डिनोमिनेटर में फिर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है। अब हम इसको यूँ पढ़ते हैं मैथमेटिकली कि ऊपर कोई चीज़, कोई नंबर आ रहा है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता क्या, लेकिन कोई आ रहा है, और जब उसको आप इन्फिनिटी पे डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली मैथमेटिकली सम नंबर एक्सेप्ट 0 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि बीटा इसका आंसर है। अब अगर आपने लेक्चर उठाकर देखेंगे प्रीवियस, तो मैंने फिर ये बात इन्फिनिटी वाली कॉस थीटा ओवर थीटा पे भी बताई हुई है और टेंजेंट थीटा ओवर थीटा भी बताई हुई। तो टेस्ट में 12 क्वेश्चन आ गया हुआ है और ये मैं हमेशा बड़े ख़ास तौर पे समझाता होता हूँ। सो जिन बच्चों ने चीज़ें पढ़ी हैं, लेक्चर पढ़े हुए हैं, उनको पता होगा। नेक्स्ट आप देखें, एक और क्वेश्चन आया टेस्ट में और वो इस फॉर्म में है।
अच्छा, जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आया तो कई लोगों ने इसका आंसर भी क्या कर दिया होगा, 1 कर दिया होगा, और ये बात भी समझाता हूँ कि इसका आंसर 1 क्यों नहीं। अब कई लोग सोच रहे हैं इस वक्त कि देखें जी, हमने पढ़ा थीटा और थीटा सेम होने चाहिए, बाकी सब चीज़ें। मैं हमेशा आपको एक बात समझाता हूँ मेरे लेक्चर्स के अंदर कि भाई ये 1 तब होगा जब इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म बने। तो ये बात हमेशा समझा रहा हूँ, तो मेरी क्लासेस में आप देख लें कि ये 1 तब होगा जब इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने 0/0 फॉर्म बने। ये 0/0 की जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसे कंट्रोल करने के लिए फॉर्मूला बना हुआ है। अब अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही तो फिर आप इसको 1 तो नहीं करने जाएंगे। अच्छा, अगली बात ये कि जो मैं हमेशा समझाता हूँ वो क्या है कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। जब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा, sin π/2, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, π/2। अब आप सब जानते हैं कि sin π/2 1 होता है, डिनोमिनेटर में π/2 है। ये एक प्रॉपर कांस्टेंट डेफिनेट आंसर आ गया 2/π, लिहाजा हमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, और 2/π एक डेफिनेट आंसर आ गया। आप देखिए ऑप्शन में चार्ली इसका आंसर बनेगा। तो कहाँ से कंफ्यूज कर रहा है, आपको कंफ्यूज यहाँ से कर रहा है कि लिमिट थीटा गोज़ टू 0 नहीं है, बल्कि लिमिट थीटा गोज़ टू π/2 है। तो जो बेसिक चीज़ें बताई होती हैं, अगर आप उनको याद रखें, टेस्ट में कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखिए, क्वेश्चन आपको दिया डेरिवेटिव निकालना है। अब ज़ाहिर आप देखिए क्वेश्चन सिंपल गोइंग है कि आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, लेकिन जो हमेशा बात समझाता हूँ कि ऑप्शंस ट्रिकी होती हैं। ऑप्शन मिले तो पता चलता है कि क्या इसमें करना है। डेरिवेटिव करते हैं, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1, e⁻y का डेरिवेटिव e⁻y, मत भूल लें dy/dx, इसकी पावर को डिफरेंशिएट करना है। e⁻4 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, e⁻α भी मेरे लिए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसका 0। अल्टीमेटली dy/dx जो फाइंड आउट करना था वो बन गया 1/e⁻y। अब 1/e⁻y किसी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, नन ऑफ दिस ऑप्शन दी हुई है, पुट अ क्रॉस ओवर हियर। भागेंगे लोग नन ऑफ दिस की तरफ कि यार ये तो कहीं पर है ही नहीं ऑप्शन में। हमेशा समझाता हूँ कि एक दफ़ा देख लिया करें, जीआईके के टेस्ट में ख़ास तौर पे जो उसने ऑप्शन बनाई होती हैं वो उसने सिंप्लीफाई किया होता है, ज़्यादा उसको चेंज किया होता है। अब जो बात आपकी समझने वाली यहाँ पर वो ये है कि क्वेश्चन में देखें यहाँ पर e⁻y लिखा हुआ है, यूजुअली ऐसा होता है, और यहाँ पर e⁻y है। अब आप एक काम करें, यहाँ से e⁻y की वैल्यू को एलिमिनेट करें तो क्या बनेगा, x, इसको उधर शिफ्ट कर दें, कांस्टेंट है e⁻4 माइनस इसको भी उधर शिफ्ट कर दें, e⁻α कांस्टेंट इज इक्वल टू e⁻y। यू गेटिंग इट। अब आपको नजर आता है कि अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसकी जगह पर रिप्लेस कर दें 1/x माइनस e⁻4 और माइनस e⁻α, इज इट पॉसिबल? लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग ओवर हियर। चार्ली आपको नजर आ रहा है, चार्ली आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है। अब ये वो चीज़ है जो हमेशा समझाता हूँ, जिसमें एम्फेसिस मेरा होता है कि आपको लगता है कि आप क्वेश्चन ठीक करके हैं, टेस्ट में सही आंसर करके हैं, जबकि एक्चुअली वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ होता है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट इन एंटी टेस्ट, और यही ट्रेनिंग का पार्ट है जो मैं आपको अपनी क्लासेस में दे रहा होता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, मैट्रिक्स आपको दिया 3/3 का, सिंगुलर मैट्रिक्स से के निकालें। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, हर टेस्ट में आ जाता है, फास्ट में, जीआईके में, अभी जीआईके में तो आ गया, कर लेंगे आप। आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट को 0 करना है। डिटर्मिनेंट 0 कर लें, के की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो बीटा इसका आंसर बनता है 0, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट आते हैं जी, cos a प्लस कॉस स्क्वायर a, उसने कहा जी 1 है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सम टाइम ऐसे क्वेश्चन में ट्रिकी बन जाते हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन है। इस गिवन इन्फॉर्मेशन में आप देखें cos स्क्वायर a को अगर आप इधर शिफ्ट कर देंगे स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। आप सब जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a, यानी जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी। अच्छा, यहाँ से हमारा मसला हल हो गया। मसला ये हल हो गया कि ये हमने फाइंड आउट करना है। इसमें साइन स्क्वायर ए मेरे पास क्या निकला है, कॉज ए निकला है। आप सब जानते हैं, मैं लिख देता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मुझे साइन रेज़ टू पावर 4a बताएं, तो आप कह देंगे सर ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। दिस इज़ नाउ वेरी ऑब्वियस। ठीक है, तो काम आपका हो गया। यहाँ पर साइन रेज़ टू पावर 4a की जगह पर आप क्या लिखने जा रहे हैं, कॉज स्क्वायर ए, और जो साइन स्क्वायर है उसकी जगह पर आप क्या लिखने जा रहे हैं, कॉज ऑफ ए। अच्छा, इसका अब आपने क्या करना है, जो फॉर्म बन से क्या करना है, गौर से देखें, ये फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में उसने बताया हुआ कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉज इज इक्वल टू 1, वो बन गई है। तो बाय द गिवन सिचुएशन ये सारा किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये इक्वल है 1 के। तो ये इसके इक्वल और ये इक्वल 1, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। घूम फिर के बात वहीं पर आ गई है जहाँ से शुरू हुई थी, तो बहरहाल 1 इसका आंसर है।
नेक्स्ट आप देखेंगे अगेन यू हैव लिमिट। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी फॉर्म टेस्ट के अंदर आई है, और अगर आप मेरे रूल्स याद रखें जो बताता हूँ वो ये है कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जब आप x को 0 यहाँ पुट करेंगे तो a पावर 0 1 a रेज टू पावर 1 माइनस a रेज टू पावर 1 0, और x को 0 पुट करेंगे 0/0 फॉर्म। फिर आपको समझ आ गई कि अच्छा सर ने बताया हुआ कि 0/0 फॉर्म मतलब है कि डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव लें न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। अब आप डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो उसको प्लीज़ आपने ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ा हुआ है कि वो एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इसकी पावर है, ये फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज टू पावर x ln ऑफ a भी लेते हैं। और याद रखिए अभी एक और ln मैंने लेना है, क्योंकि मैं असल में इस पूरे को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो पूरे को डिफरेंशिएट करते हुए एंड पे मैंने ये जो बेस यहाँ नज़र आ रही है इसका भी ln लेना है, तो एक और ln ऑफ a आपको मिलेगा। तो बहुत केयरफुली आपने करना है। ये ln इसकी बेस से आया और ये ln इसकी बेस से आया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, मैं समझाने के लिए आपको लिख दिया करता होता हूँ, और डिनोमिनेटर में x है तो x डेरिवेटिव 1 है, ये भी समझाने के लिए करता हूँ। वैसे जब आप काम कर रहे हो, आप स्टेप्स कर रहे हो, तो इतने स्टेप्स करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो a पावर 0 क्या होगा जी 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a, यहाँ 0 पुट करेंगे a पावर 0 1, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये ln ऑफ a और ln ऑफ a दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, तो बेसिकली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ln ऑफ a का स्क्वायर। अब ये एक डेफिनेट आंसर आ गया। लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग ओवर हियर। यस, ऑप्शन मिल गई आपको, 40 इसका आंसर बनता है। सो सिर्फ डेरिवेटिव करना है, जो मेरा इस क्वेश्चन में फोकस था कि डेरिवेटिव ध्यान से कर लें, बाकी चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट उसमें देयर आर 30 टीम्स प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर ओनली वन मैच। 30 टीम्स खेल रही हैं, कोई टूर्नामेंट ही खेल रही हैं, ज़ाहिर है एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रही हैं और सिर्फ एक मैच खेलेंगी, ओनली वन मैच, यानी एक टीम का दूसरी के साथ सिर्फ एक ही मैच होगा, दोबारा उसका मैच नहीं होगा। ये बात लिखी है क्वेश्चन में। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड, बताएं कितने मैचेस खेले जाएंगे, इस टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे। ट्रिक आप मेरे लेक्चर्स देख लें, लेक्चर्स में ट्रिक बताया होता है कि नंबर ऑफ मैचेस जब भी फाइंड आउट करने हो किसी भी टूर्नामेंट के अंदर, शर्त ये है कि एक टीम दूसरे के साथ सिर्फ एक मैच खेलेगी। हॉकी का टूर्नामेंट है, फुटबॉल है, सॉकर कह लें या क्रिकेट, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। तो ट्रिक उसका क्या होता है कि इसको नोट कर लें। अगर आपको नहीं पता, आपने लेक्चर्स प्रीवियस नहीं पढ़े हुए, तो नंबर ऑफ मैचेस इन दिस सिचुएशन, सिंपल सा फार्मूला स्टूडेंट्स नोट कर लें, n कॉम्बिनेशन 2, दैट्स ऑल। n यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ टीम्स को। अब नंबर ऑफ टीम यहाँ पर कितनी, 30 है, ठीक है जी। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ 30 कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन का ट्रिक बताया था अभी इस डिस्कशन में शुरू में, दोबारा बता रहा हूँ। वो ये होता है कि 30 को ओपन करें 2 टाइम, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसको 2 टाइम ओपन कर लें और डिवाइड करें 2 के फैक्टोरियल पे, तो फाइनली क्या बनेगा, ये बनेगा स्टूडेंट 15। 15 को आपने 29 से मल्टीप्लाई करें तो 435। ऑप्शन में चलते हैं, अल्फा इसका आंसर है। ट्रिकी क्वेश्चन होता है, लेकिन चूंकि बताया होता है स्टूडेंट्स को, क्लासेस के अंदर पता होता है कि नंबर ऑफ मैचेस का ये फॉर्मूला है, फौरन सॉल्व कर लेते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2 कॉम्बिनेशन इक्वल है। हमेशा समझाता हूँ कि इसने टेस्ट में आना ही आना है, इस क्वेश्चन ने, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, हर साल बताता हूँ। और होना ये है इसमें कि बेसिकली मैं n कॉम्बिनेशन x इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन y, अगर प्रॉपर्टी या ट्रिक के साथ बताऊं तो मैं ये समझाता हूं कि इसका एक केस ये बनता है कि अगर 2 कॉम्बिनेशन इक्वल हैं तो उनकी सिलेक्शन का सम यानी x प्लस वाई ये बराबर किसके होता है, टोटलिटी के इक्वल होता है। तो एक केस इसका ये मैं बताता हूँ, इसी को यहाँ अप्लाई कर दें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। NC10 इज इक्वल टू NC12, ये क्वेश्चन है, NC10 इज इक्वल टू NC12। स्टूडेंट आपने n बताना है, तो कितनी देर लग रही है, 12 प्लस 10 बिकम्स 22, तो 2 सेकंड में आपके क्वेश्चन का आंसर है 40 का आंसर बनता है। एक क्वेश्चन ऑफ सर्कल बताएं विद रेडियस a। हाँ जी, रेडियस मिल गया आपको। 2 बातें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ऑफ सर्कल में, एक रेडियस और एक उसका सेंटर, ये बताता हूं। अच्छा, बोथ एक्सिस आर टेंजेंट ऑन इट, दोनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टेंजेंट है उस सर्कल के ऊपर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट, सेकंड भी हो सकता है क्वाड्रेंट, थर्ड भी कोई भी हो सकता है। तो मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि देखें, ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये सर्कल है और आप ये अज्यूम कर लें कि यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स आपके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपने ये नोट करना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मैंने इस तरह बनाया कि वो इसको टच कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर क्या है, टेंजेंट है, जैसे कि क्वेश्चन उसने बताया हुआ है। आप देखें यहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस और यहाँ टच कर रहा है वाई एक्सिस। अच्छा, उसने कहा रेडियस आपको दिया हुआ है।
अब रेडियस क्या है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस है और ये बराबर किसके, ए के। अगर आप नोट करें तो ये डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है। तो फिर मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि दोनों जो रेडियाई हैं, ये दोनों रेडियाई मिलकर असल में क्या बनाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। ये एब्सिसा ए ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस के ऊपर भी क्या, ए। तो आप नोट करें आपका सेंटर ए और ए बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फिर हमेशा बताता हूँ टेस्ट में क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो फिर सेंटर क्या बनेगा, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, बाकी बातें वैसे ही हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ में आ गया तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। चारों क्वाड्रेंट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ उसने फर्स्ट में कहा। अब आपको समझ आ गई कि मेरे पास यहाँ पर रेडियस क्वेश्चन में ए था, सेंटर हमने निकाल लिया ए और ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो मैंने पढ़ा है, जो बोला है, वो फॉर्मूला था इक्वेशन ऑफ सर्कल की, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका, और जो मैंने वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर। अब आप ऑप्शंस में जाकर देखेंगे तो अल्फा इसका आंसर है। तो ये मैंने इस तरह समझा दिया कि चारों क्वाड्रेंट में कहीं पर भी आएगा तो यू कैन डू इट। नेक्स्ट आप चलते हैं जी, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन इक्वेशन विद रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा। हमेशा समझाता हूँ, दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे आपको लेक्चर में बताए होते हैं। अब करना आपने क्या है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, आपने इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स ये दिए हुए हैं, वो वाली इक्वेशन ट्रिक के साथ ही करता हूँ, रूटीन मेथड तो आप पता है। सबसे पहले मैं आपको समझाता होता हूँ कि देखें, आप बनाए 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा वाली इक्वेशन। उसका ट्रिक याद है ना आप लोगों को, ट्रिक उसका क्या था कि आपने जो कांस्टेंट है उसको शिफ्ट करें लीडिंग कोफिशिएंट की जगह पर, यानी इस जगह पर 3 कर दें और फिर इसको इधर शिफ्ट कर दें। यानी कहना मैं चाहता हूं कि कांस्टेंट को लीडिंग कोफिशिएंट पे ले जाएं और लीडिंग कोफिशिएंट को कांस्टेंट पे ले आएं, तो इक्वेशन कौन सी बनेगी, 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा वाली। तो बेसिकली क्या बन रहा है स्टूडेंट, बन रहा है 3x स्क्वायर, मिडल टर्म को कुछ भी नहीं करना और 1 उठा के यहाँ ले जाएंगे तो 1। यह आपका आंसर है, ये आपका आंसर नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन है, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा वाली। तो अगर टेस्ट में ये आ गई तो ये भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी। जब 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा करना है, रेसिप्रोकल करें रूट्स के, तो ट्रिक ये है कि आपने सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है, कांस्टेंट और लीडिंग कोफिशिएंट की। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन इसके बाद आगे चलेगा, एक स्टेप आप और करेंगे, वो ये है, यू हैव टू मेक इट 2 ओवर अल्फा एंड 2 ओवर बीटा, जो टेस्ट में क्वेश्चन आया। अच्छा, 2 ओवर अल्फा 2 ओवर बीटा का मतलब ये है कि आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको 2 टाइम्स कर रहे हैं, इसको 2 टाइम्स करें। 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा भी हो सकता है, फिर आप 3 टाइम्स करेंगे। 2 टाइम करें या 3 टाइम करें या n टाइम करें, उसका भी ट्रिक बताया हुआ है। उसका ट्रिक मैंने क्या बताया हुआ है कि देखिए, फर्स्ट टर्म को वैसे लिखना है, उसको ना छेड़ें। मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें। भाई 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम हो रहा है, 3 टाइम होगा 3 से करेंगे। और फिर कांस्टेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के स्क्वायर के साथ। भाई 2 के स्क्वायर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 टाइम है। 3 टाइम होगा 3 के स्क्वायर से करेंगे, आपके पास आंसर आ गया। 2 स्टेप करेंगे, डायरेक्ट आंसर बनता है। स्टूडेंट जिन लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है वो सारा काम अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते होते हैं, इतनी फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस मैंने करवाई होती है। ये बनेगा -4x और ये बनेगा 4। नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शन वी आर हैविंग। सो चार्ली इसका आंसर बन रहा है इन ऑप्शंस के अंदर। नेक्स्ट आप देखते हैं जी, वुल्गर फ्रैक्शन बनाएं। अब ये बहुत रिपीटेडली मैं बता रहा होता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर कि वुल्गर फ्रैक्शन बनाएं। ये रिकरिंग डेसिमल होता है जिसके ऊपर ये बार आपको नजर आ रही, बार भी होता है और ये ऐसे भी टेस्ट में आता है 2.42 डॉट्स लगे होते हैं। याद रखें, इन दोनों का एक ही मतलब है, डॉट हो या बार हो। जिन डिजिट्स पे डॉट होती हैं, बार होती है, वो रिकर कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, तो रिकरिंग डेसिमल है असल में। और रिकरिंग डेसिमल का जो फ्रैक्शन बनता है वो एक रैशनल नंबर होता है और उसका स्पेसिफिक नाम है वुल्गर फ्रैक्शन, जो आपने पढ़ा हुआ। ट्रिक क्या है जी, ट्रिक की तरफ चलें, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ट्रिक इसका समझाता हूँ कि देखिए 2 जो लिखा हुआ है इसको अलग कर लें क्योंकि इसमें कोई रिकरेंस नहीं हो रही, और 0.42 के ऊपर बार है, ये रिकरेंस वाले हैं, इनको आप सेपरेट कर लें। अच्छा, शॉर्टकट इसका ये बताता हूँ कि डेसिमल को रिमूव करें, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनको लिख लें, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, भाई जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 लगाएं डिनोमिनेटर में। अब आप सबको नजर आ रहा है कि यहाँ 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि डबल 9 के अलावा कुछ नहीं लगाएंगे, 9 इसका मैजिक नंबर है। जितने डिजिट्स के ऊपर बार हो या डॉट हो उतने 9 लगा दें, ठीक है जी। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर बनेगा, एक फ्रैक्शन बनेगा जो वुल्गर फ्रैक्शन बनेगा। आप इसे ऐड करके देखेंगे, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 198 में 42 प्लस करेंगे तो बनेगा स्टूडेंट्स 240 ओवर 99। ऑप्शन पे जाएंगे तो 240 ओवर 99 अल्फा ऑप्शन में पड़ा हुआ है। गलत कर दिया मैंने, ये क्या बात हुई, यहाँ कैलकुलेट भी किया, वहाँ गलत भी कर दिया। याद रखें, मैंने भी क्या बोला था कि जो वुल्गर फ्रैक्शन है ये असल में रैशनल नंबर होता है, ये बात सुनिए आपने मेरी।
और रैशनल नंबर जो है वो लोवेस्ट फॉर्म में होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में। ये बड़ी गलती है कि अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना करें, इसकी लोवेस्ट फॉर्म में ना करें, तो बड़ी गलती है। ऑप्शन में अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लोवेस्ट फॉर्म है, तो वो बेस्ट आंसर बनेगी। नहीं दी हुई टेस्ट में चलें, फिर मजबूरी, फिर आप इसको कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म आप इसे कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, जब आप इसे कैंसिल कर लेंगे, ये 3 के ऊपर आप इसे कैंसिल कर लें, सो बेसिकली 80/33 जो है वो इसका आंसर बनता है। सो 3 पे कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 80 और ये बनेगा, क्या ये मजीद कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। ये अब क्या बन गई? उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो यू कैन गो विद दिस वन, वीक ऑप्शन बनेगी, लेकिन चूंकि ये नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नोट करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका आंसर बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये सारे क्वेश्चन थे जो अभी तक रिपोर्टेड थे मेरे पास जीआईके के टेस्ट के अंदर। इसमें ट्रिकी क्वेश्चन भी थे, कैलकुलेशन बेस्ड भी थे। आई एम श्योर ये डिस्कशन आपके बहुत काम आएगी, और नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें फर्दर क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो जीआईके के टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमें रिपोर्ट करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी गुड।